हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम BHTC 134 का रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें रेडियो पॉडकास्ट भी मैं इसका करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो BA हिंदी वाले हैं उनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे, हिंदी साहित्य के जो भी टॉपिक्स होंगे या कोई भी अन्य जानकारी होगी पॉडकास्ट में देने का प्रयास करूँगा। इसके साथ ही एक ऑनलाइन कोर्स भी मैं तैयार करना चाहता हूँ। ठीक है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी गद्य साहित्य है। इसके 3 पार्ट्स हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, हिंदी उपन्यास कहानी, हिंदी निबंध। अब देखिए कि एक बार मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा होगा तो आपने भी ये बात जान ली होगी, लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा जनरलाइजेशन है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर किसी भी कहानी या कुछ भी निबंध के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो भी हुआ है हिंदी साहित्य में गद्य के विकास के लिए, उसके संबंध में ही आपको बात करना होगा। जैसे गद्य कहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसका विकास कैसे हुआ, और इससे पहले गद्य क्यों नहीं था। ठीक है, इस बारे में आपको बात करना होगा। इसके साथ ही गद्य का प्रचलन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ ये हमको बताना होगा। जैसे अब देखिए, जो प्रारंभिक गद्य रचना थी वो लगभग आपको ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। वैसे तो ब्रज भाषा में अधिकतर काव्य ही लिखे जाते थे, गद्य का प्रचलन बहुत कम था। लेकिन जो काव्य लिखा जाता है उसका जो सारांश होता है वो लिखने के लिए गद्य का प्रचलन सबसे पहले स्टार्ट हुआ ब्रज भाषा में। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ से फिर खड़ी बोली में इसका प्रचलन और अधिक हो गया भरतेंदु के समय में। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो ये सभी बातें आपको जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गद्य का स्वरूप, विकास। ठीक है, फिर विविध विधाएं। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो अभी हमारा जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ है। ठीक है, जो हॉनर्स वाले हैं या अभी जिन्होंने 2018 है, ठीक है, उसमें एडमिशन लिया है, तो उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है कभी। तो प्रीवियस पेपर्स भी इसके अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। ये है आपका चैप्टर 1 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रख के चलना है कि यहाँ से आप जो है सब हेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो सब हेडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ था, ये मान लीजिए एक आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 1.3, 1.2, ये सभी सब हेडिंग्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन क्वेश्चन होगा तो ये सभी आप सब हेडिंग्स लगा सकते हैं। जैसे 1.3 को आप सब हेडिंग बना के लिख सकते हैं, 1.4 को भी अलग से आप बना सकते हैं। ठीक है, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जैसे हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके सब हेडिंग्स के रूप में आप ये खाली रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 कारण, हिंदी गद्य के विकास के कारण, प्रारंभिक गद्य लेखन, अंग्रेजों की भाषा नीति, ये सब हेडिंग होगा। मतलब 3 पैरा में आप अपना जो आंसर है वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चन का सब हेडिंग में क्या रखूँगा या क्या रखूँगी।
ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको ऐसे ही सब हेडिंग बना के चलना है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आइडिया देता है, ठीक है। अब मान लीजिए और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको सब हेडिंग्स मिल रहे हैं, या तो एक सब हेडिंग से एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2-3 सब हेडिंग्स का मिला के एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युग के बारे में लिखिए। मतलब एक ही प्रश्न है लेकिन उसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी ऐसा भी बनता है कभी, ठीक। तो आपको ये सब भी देखना होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन ही कह लीजिए, ठीक है। तो हिंदी गद्य की विविध विधाएं ये भी एक बार देख लेते हैं, रिवीजन, ठीक है। तो पॉडकास्ट जो है, रेडियो पॉडकास्ट, वो भी मैं प्रारंभ करूँगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पढ़ाने में बहुत सरलता होती है, ठीक है। हिंदी गद्य के विविध विधाएं देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। साहित्य का अब इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट होते हैं उसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, ये सभी इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं, ठीक है। उद्देश्य, प्रस्तावना, साहित्यकार, ये सब इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ कंटेंट होता है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले थोड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न का आप जब आंसर लिखने बैठते हैं तो एग्ज़ाम में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन कुछ करा देना चाहिए। जैसे क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। तो आपने मन बना लिया कि उसको आप 3 पैरा में 3 हेडिंग्स में लिखेंगे, तो वो तो ठीक है, 3 पैरास आप लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन करा दीजिए, उसके लिए एक पैरा अलग से बना दीजिए। जैसे हिंदी साहित्य में पहले तो काव्य का प्रचलन ही अधिक था। हमारे जो सिद्ध साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक काव्य का प्रचलन ही अधिक देखने को मिला। बहुत से कारण थे जिसके कारण काव्य को ही प्रमुखता दी जाती थी। उस समय में कोई भी प्रिंटिंग के जो साधन थे वो नहीं थे और लिखने में बहुत समय लग जाता था। तो जो लोग थे वो काव्य के रूप में किसी भी बात को याद कर लेते थे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस काव्य को पहुंचा देते थे। तो इस प्रकार से साहित्य का प्रचलन काव्य के रूप में, गानों के रूप में होता रहा, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण यह था कि प्रिंटिंग का जो कोई साधन वहाँ उस समय नहीं था, पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, ठीक है। तो ये सब कारण रहे कि काव्य का प्रचलन ही अधिक रहा। लेकिन आधुनिक युग आते आते जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके साथ प्रिंटिंग के जो साधन थे, ठीक है, तो मुद्रण सामग्री जो थी वो भी आ गई, ठीक है। ये सब बातें आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिए अपना जो आप हेडिंग डालना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए अब नाटक साहित्य का देख लेते हैं। तो नाटक साहित्य का प्रारंभ कैसे हुआ यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा ये सब थोड़ा जनरलाइजेशन टॉपिक्स हैं आपके लिए, ठीक। और एक और बात है जो आपको समझाना था कि यहाँ पर जो आपको जगह दी गई है, इसमें आप क्या है कि आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं आप यहाँ पर नोट्स के रूप में एक एक लाइन बनाते जाइए, ठीक है। ऐसा आप नोट्स बना के जा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये नाटक वाला कोई पैरा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नाटक, और यहाँ पे जो भी बातें होंगी उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। जैसे नाटक का वर्गीकरण, ठीक है, और फिर रेडियो नाटक, फिर टेलीविज़न में नाटक का विकास कैसे हुआ, ये सब बातें मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब एक बार एग्ज़ाम से पहले देखते ही याद आ जाए, ठीक है। तो आपने तो थोड़ा पढ़ा होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। उपन्यास का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे।
तो प्रारंभिक रूप में तो उपन्यास भारतेंदु युग से प्रारंभ माना जा सकता है, लेकिन बाद में उसका प्रचलन बहुत अधिक होने लगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उपन्यास के तत्व, मतलब उपन्यास में क्या क्या होता है, थोड़ा इसको बढ़ाने के लिए ये सब दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा बढ़ेगा इससे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि मतलब सभी का आप विश्लेषण कर दो, ऐसा तो बहुत कम आता है। और अगर आ भी जाता है तो सभी विधाओं का विश्लेषण थोड़ा थोड़ा आप कर दीजिए, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में उपन्यास का प्रारंभिक समय कैसा रहा, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, या उपन्यास के तत्व क्या रहे, ऐसा। ठीक, तो कथा, वस्तु, चरित्र चित्रण, कैरेक्टराइजेशन होता है इसका मतलब। ठीक, फिर ये सभी उपन्यास के तत्व हैं। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा पढ़ने का। ठीक, तो ये था आपका पार्ट 1। फिर उसके बाद हिंदी उपन्यास और कहानी, इसमें देखिए वापसी, आकाशदीप, नमक का दरोगा, ये कहानी है। फिर त्यागपत्र जो है ना, वो उपन्यास है। ठीक है, तो ये जो त्यागपत्र है आपका, वो एक उपन्यास है छोटा सा। अब वापसी का एक जो आपका कहानी है, वो भी एक बार संक्षिप्त में बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर जो वापसी कहानी है, इसको उषा प्रेमवदा जी ने लिखा है। और इसमें से आप देखिए कि इन चैप्टर्स में से आपको संदर्भ सहित व्याख्या वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब होता है कि वहाँ से कोई भी डायलॉग जो है, जो संवाद डायलॉग होता है, उससे पूछा जाता है कहानी या उपन्यास से। आपको बताना होता है कि इसको किसने लिखा, कब, क्यों लिखा, और कौन से रचना से दिया गया है। फिर व्याख्या में होता ये है कि जो डायलॉग दिया जाता है उसका मतलब आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होता है। ठीक है, तो संदर्भ सहित व्याख्या में संदर्भ में कहानी का नाम या उपन्यास का नाम, फिर रचनाकार का नाम, मतलब किसने लिखा वो बताना है। फिर संदर्भ बताना है कि संवाद जो है वो कब हुआ था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वैष्णव की फिसलन निबंध है, या कोई और का निबंध है। ठीक है, या वापसी का ही कोई कहानी से दिया गया हो, तो बताना है कि आपको वो संवाद कब कहा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या कुछ नहीं होता है, खाली जो डायलॉग है उसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताना है कि उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वापसी की जो कथा है वो बहुत सरल है। जो गजाधर बाबू हैं, वो रेलवे के कर्मचारी रहे, आजीवन काम करते रहे, और जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो घर आ गए और अपने अनुसार ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। धन की तो कमी उतनी नहीं है, क्योंकि आजीवन काम करते रहे तो धन घर बेचते रहे, लेकिन घर में उनको सुकून नहीं मिलता। उनकी जो पत्नी है वो कुछ ना कुछ कहती रहती है, तो अंत में गजाधर बाबू निराश होकर घर से चले जाते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति घर से दूर काम करता रहा जीवन भर, उसको सुकून से घर में रहने के लिए भी नहीं होता। यही है वापसी। ठीक है, मतलब वो काम से जो है घर वापस आते हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी सुख नहीं मिलता। तो यही है वापसी। ठीक है, इसलिए वो फिर से जो रेलवे का जो काम है उसको करने चले जाते हैं, या कोई और काम देखने को चले जाते हैं। ठीक है, तो वापसी हो जाती है। फिर आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इसमें एक राजकुमार और राजकुमारी है, वो एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो राजकुमारी होती है उसके पिता को राजकुमार या उसके संबंधी मार देते हैं। ठीक है, ये जानती है वो राजकुमारी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है।
लेकिन अंत में क्या होता है कि जो राजकुमार होता है वो राजकुमारी को उस द्वीप से कहीं ले जाने को उसका मन होता है, लेकिन वो नहीं आती, क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर जो आकाश दीप है ना, इसको मुझे जलाना है, उसको मेरे जो पूर्वज हैं उनके याद में मैं यहाँ पर इस आकाश दीप को जला के रखना चाहती हूँ, ऐसा कहती है। ठीक है, तो अपने पूर्वजों के प्रति उसके मन में जो आदर की भावना है उसको इसमें देखा जा सकता है। फिर उसके बाद नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, और इसमें जो एक लड़का होता है वो बहुत पढ़ाई करता है और उसको बहुत मुश्किल से सरकारी काम मिलता है नमक के दरोगे का। दरोगा मतलब पुलिस होता है। ठीक है, तो उससे पहले जो भी काम करते थे वो शहर के जो बहुत पैसे वाले एक आदमी होते हैं उनको क्या है कि नमक की चोरी करने देते हैं। ठीक है, मतलब कहने को तो वो बड़ा आदमी है लेकिन चोरी करता है वो। ठीक है, तो सभी उससे पैसे लेकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा जो कहानी का मुख्य प्रमुख पात्र होता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो क्या करता है कि उसको पकड़ लेता है और सभी मतलब जो भी केसेस होते हैं, कोर्ट केस होता है, वो सब करता है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो अपना जो उसका पावर होता है पैसे का उसको प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। फिर उसके बाद एक दिन वो आदमी जिसको इसने पकड़ा था वो उसके घर आता है और कहता है कि मैं तुमको, जो सरकार तुमको पैसा देती है महीने का काम करने के लिए, उससे मैं अधिक पैसा दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, क्योंकि मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मतलब किसी भी स्थिति में मतलब जो अपने कर्तव्य को निभा सके, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए करके वो कहता है। तो इस प्रकार कहानी का अंत होता है। तो नमक का दरोगा। ठीक है, तो ये थी कहानी इसकी। फिर त्यागपत्र जो कहानी है, इसमें इसको ये उपन्यास है, इसको जैनेंद्र जी ने लिखा है। ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ठीक है, तो इसमें 3 पात्र प्रमुख हैं। एक है मृणाल, शीला, प्रमोद। ठीक है, मृणाल और शीला दोनों मित्र हैं और जो मृणाल है वो शीला के घर आती जाती है। इस प्रकार शीला के भाई से उसको प्रेम हो जाता है। प्रमोद जो है वो बहुत छोटा लड़का होता है। जब ये सब होता है तो मृणाल जो प्रमुख पात्र है इस उपन्यास का, वो एक लड़की है और अपनी युवा अवस्था में किशोरावस्था में होती है। ठीक है, तो और लेकिन तब प्रमोद बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो वो किसी तरह मृणाल का विवाह कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मृणाल है वो मतलब ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह हो जाता है जो उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब आयु में बहुत उससे बड़ा है और वो मृणाल को अच्छी तरह से नहीं देखता है, मारता रहता है। ठीक है, अशांति है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका घर चलता है और मृणाल एक दिन घर वापस आ जाती है, लेकिन घर वाले उसको फिर से समझा के उसी आदमी के पास भेज देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं रह पाती। ठीक है, फिर वो माँ बनती है। ठीक है, लेकिन उसकी जो लड़की होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना सब कुछ होता है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो जन्म लेते ही वो मर जाती है। फिर उसके बाद मृणाल जो है वो एक मतलब वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, मतलब अपने पति के घर से वो बाहर निकल जाती है और एक कोयले वाले के पास रहने लगती है और वहाँ वो माँ बन जाती है उस कोयले वाले के कारण। और ये सब घटना घटती है और इसी बीच प्रमोद बड़ा हो जाता है, वो कॉलेज तक आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा पढ़ाई करने लगता है।
तो वो अपनी बुआ को अपने घर बुलाना चाहता है। ठीक है, तो वो जो मृणाल है वो प्रमोद की बुआ लगती है। ठीक है, तो प्रमोद की वो बुआ लगती है, तो वो अपने बुआ से कहता है कि मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। घर में पिताजी भी नहीं रहे और कोई जो बड़े लोग हैं वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी और मैं ही सब कुछ देखता हूँ, तो तुम मेरे घर आ जाओ बुआ करके वो अपने बुआ से कहता है और उसको मतलब अच्छे से देखना चाहता है। ठीक है, तो सभी सुविधाएं देना चाहता है, लेकिन मृणाल नहीं मानती। वो उससे कहती है कि मैं नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर ठीक हूँ, ऐसा वो कहती है। और वो कहती है कि ये जो कोयला वाला है इसकी भी पत्नी जब इसे बुलाएगी तो ये भी चला जाएगा और मैं फिर से बिना घर के रहूँगी, कहीं फिर से चली जाऊँगी, ऐसा वो कहती है। तो ये सब सुनकर प्रमोद को बहुत दुख होता है। वो कर भी क्या सकता था। ठीक है, तो वो फिर चला जाता है और राजनंदन जो है वो प्रमोद की प्रेमिका है, वो वहाँ शादी करने वाला होता है। ठीक है, तो विवाह का प्रस्ताव होता है और जब मृणाल इस कोयले वाले के यहाँ से निकल जाती है तो वो माँ बनती है उसी समय। तो एक मशीनरी में वो अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर से वो किसी और घर में काम करने लगती है, बच्चों को वहाँ के बच्चों को पढ़ाती है, घर का काम करती है, नौकरानी है। ठीक है, तो फिर एक बार प्रमोद देखता है तो वो जिस घर में काम करती है वो राजनंदन का घर है। तो मतलब उस घर में ही वो काम करती है जिस घर में प्रमोद का विवाह का प्रस्ताव होता है। ठीक है, तो ये सब जानकर प्रमोद सभी लोगों से बताता है कि वो उसकी बुआ है। ठीक है, मतलब अच्छे मन से ही वो बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका विवाह का प्रस्ताव जो है वो निरस्त हो जाता है। मतलब विवाह जो है उसको वो लोग करना पसंद नहीं करते, मतलब थोड़ा झगड़ा हो जाता है प्रमोद में और उनमें, और जो लड़की थी ठीक है उसमें हो जाता है दोनों में। तो इसके बाद मृणाल जो है फिर वहाँ उस घर से भी निकल जाती है और ऐसे स्थान पे रहने लगती है जहाँ एक स्त्री को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ वो रहने लगती है। फिर प्रमोद वहाँ जाता है, फिर कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको अच्छे से देखूँगा। ठीक है, वो नहीं मानती तो थोड़े पैसे दे देता है बस। ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा अच्छे से रह सके। हाँ, तो इसी बीच वो जो प्रमोद का जीवन है उसमें वो एक वकील बनता है। ये सब जब चलता है तो फिर वकील से वो एक जज बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी बुआ जो मृणाल थी उसकी मृत्यु हो चुकी। तो इससे उसको लगता है कि मैं उसको इतना मतलब समझा नहीं पाया जितना समझाना चाहिए था, मैं उसको अपने साथ ला नहीं पाया, उसको अलग घर में रख नहीं पाया, उसको सुविधाएं नहीं दे पाया, ऐसा वो अपने आप को सोचने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सोचता है। तो मतलब वो उसने प्रयास तो किया लेकिन वो सब मतलब मृणाल उसके बात को नहीं मानती है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लॉजिक मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि प्रमोद ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ही कुछ ना कुछ कहता रहता है कि उतना मैं प्रयास नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा उपन्यास का अंत होता है और वो सोचता है कि मैं सभी के साथ न्याय करता हूँ, लेकिन जो मृणाल थी उसके साथ न्याय नहीं हो पाया, तो इस कारण से वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, तो यही उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो यही था आपका उपन्यास त्यागपत्र, जो कि जैनेंद्र से लिखा गया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से दूसरे टॉपिक को लेंगे। तो रिवीजन यहीं तक है, अभी तो सेकंड पार्ट है हिंदी निबंध का, तो बाद में देखेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।